हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में क्या कहा है? On a certain sum of money, the difference between compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is 180। यहाँ पर आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 180 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों का डिफरेंस दिया है, एक तो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर। ए ईयर का मतलब होता है 1 ईयर, लेकिन यहाँ पर लिखा है पेबल हाफ ईयरली। तो आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे, सबसे पहले तो आप एक हेडिंग डालेंगे फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जब आप वर्क करेंगे तो आपको यहाँ पर हाफ ईयरली दिया है। तो हाफ ईयरली का मतलब होता है आप हाफ ईयर के लिए वर्क करेंगे। सबसे पहले फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो यहाँ टोटल टाइम दिया है वो दिया है फॉर ए ईयर। ए ईयर का मतलब होता है ए मीन्स 1 ईयर। तो 1 ईयर का टाइम दिया है, बट यहाँ पर हाफ ईयरली लिखा है। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। तो आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 हाफ ईयर के लिए अलग अलग वर्क करना है। तो हमें यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालनी है फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर में यहाँ पर सर्टेन सम ऑफ मनी बोला था, प्रिंसिपल तो आपको गिवन है नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे प्रिंसिपल जो है वो आपका x रुपीज़ है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि कितना सम ऑफ मनी कितनी थी। यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितनी मनी उधार दी गई थी, वो आपको पता करनी है। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ मनी पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल लिख दिया है x। हाफ ईयरली के हिसाब से कर रहे हैं तो टाइम की वैल्यू जो ली जाएगी वो हाफ ईयर लिया जाएगा। हाफ ईयर मीन्स 1/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कौन से दोनों केसेस? एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही लेना है। तो हमने यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वर्क करना है। सबसे पहले हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए वर्क कर रहे हैं। प्रिंसिपल गिवन नहीं था तो x मान लिया है। टाइम हाफ ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे I1 की वैल्यू। I1 क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। यहाँ पर हम फर्स्ट हाफ ईयर के लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये जो इंटरेस्ट आएगा ये इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। जो शुरू का हाफ ईयर है उसके लिए इंटरेस्ट यहाँ आएगा। फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल x, रेट आपका 10, टाइम 1/2 है और अपॉन में 100 भी लेना है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 10 आप कैंसिल कर सकते हो तो ये हो जाएगा x/20 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। कौन सा इंटरेस्ट आया है? ये इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर आ गया। अब आप A1 निकालेंगे। A1 क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, वो आपने x मानी थी, प्लस इंटरेस्ट आपने अभी अभी फाइंड करा था x/20। एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 1 और 20 जो है 20 आएगा। 1 के टेबल में 20 टाइम्स आता है। 20 इंटू एक्स करेंगे तो बन जाएगा 20x, प्लस 20 के टेबल में 21 टाइम आता है। 1 इंटू एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 1x। अब आप 20x और 1x को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 21x/20। तो ये आ गया हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर। तो अभी हमने फर्स्ट हाफ ईयर का वर्क करा है। अब हम सेकेंड हाफ ईयर के लिए भी करेंगे इसी तरह सेम वे में। फॉर सेकेंड हाफ ईयर, टोटल टाइम क्वेश्चन में ए ईयर बोला था। ए ईयर का मतलब होता है 1 ईयर, और 1 ईयर में जो है कितने हाफ ईयर बनते हैं? 2 हाफ ईयर। तो इसलिए हमें अभी फॉर सेकेंड हाफ ईयर भी वर्क करना है। सेकेंड हाफ ईयर में जो प्रिंसिपल लिया जाएगा वो आपका अमाउंट वाला आंसर लिया जाएगा। अमाउंट हमारा आया था 21x/20। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया था क्वेश्चन में, R 10%। टाइम की बात करें, टाइम हाफ ईयर लेना है।
इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड हाफ ईयर हम I2 से डिनोट कर देते हैं। तो I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। I2 का फॉर्मूला होगा P, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल 21x अपॉन 20 लिया है। P मल्टीप्लाई R 10% मल्टीप्लाई टाइम हाफ ईयर है, तो 1 ऊपर लेंगे और 2 नीचे लें। तो यहाँ पर 2 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगाएं। अब P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 होता है, तो नीचे अपॉन में 100 भी लें, ज़ीरोस कैंसिल कर सकते हैं हम। अब 21 इंटू एक्स करेंगे तो 21x अपॉन में 2 2 जा 4, 4 इंटू 100 विल बी 400। तो हमने यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड कर लिया है 21x अपॉन 400। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको पढ़ाए थे। पहला तरीका ये है कि आप जो है दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दो, जो फर्स्ट हाफ ईयर का I1 आया था और जो सेकेंड हाफ ईयर का I2 आया है, इन दोनों को आप ऐड करके कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स बना सकते हो। अदरवाइज दूसरा वे ये है कि आप I2 फाइंड करने के बाद A2 फाइंड करो, अमाउंट ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर। जब आपका A2 आ जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, यानी जो A2 आप फाइंड करोगे उसमें से आप ये ओरिजिनल प्रिंसिपल x को माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है I1 प्लस I2 वाले मेथड से निकाल लेते हैं। I1 इज़ द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कि है x अपॉन 20, प्लस I2 की बात करें, I2 है 21x अपॉन 400। अब आप इन्हें ऐड करें एलसीएम लेकर, 20 और 400 का एलसीएम जो है वो 400 होगा। 20 के टेबल में 400 जो है 20 टाइम्स आएगा, 20 इंटू एक्स हो जाएगा 20x। 400 के टेबल में 400 1 बार आता है, 1 इंटू 21x करेंगे तो 21x। आप इन्हें ऐड कर लें तो इन्हें ऐड करके बन जाएगा 41x अपॉन 400। तो ये जो हमने फाइंड करा ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ CI फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस जो है वो CI का है और SI का है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट और निकालना है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे फॉर SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो गिवन था ही नहीं, प्रिंसिपल हमने मान लिया था, प्रिंसिपल x। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, बोथ केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम 1 ईयर दिया है क्वेश्चन में। टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर A ईयर। सिंपल इंटरेस्ट में भी क्या लिखा था, A ईयर लिखा था, A का मतलब 1 साल। और सिंपल इंटरेस्ट में है, जो सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है उसमें हमें हाफ ईयर के लिए अलग अलग नहीं निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग अलग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम SI का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P x है, R 10 है। टाइम हाफ ईयर ना लेकर के पूरा का पूरा 1 ईयर एक साथ लेंगे, अपॉन 100, जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट 1x अपॉन 10। तो हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। ये वाला आंसर तो सिंपल इंटरेस्ट का है और ये वाला आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए ईयर इज़ 180। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 180 दिया था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में डिफरेंस का मतलब माइनस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू जो होती है वो बड़ी आती है, तो CI में से माइनस करेंगे SI को और दोनों का डिफरेंस इक्वल टू कितना लेंगे, 180। क्वेश्चन में कहा है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 180 का है, तो CI माइनस SI, डिफरेंस मीन्स माइनस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बड़ी होती है, सिंपल इंटरेस्ट की छोटी होती है। अगर सारे वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो तो उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आता है और सिंपल इंटरेस्ट कम। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे प्रिंसिपल भी दोनों केसेस में सेम था, XX। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों में सेम था, 10%। टाइम भी दोनों में सेम था। कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 ईयर के लिए था, जिसमें हमने हाफ ईयर अलग निकाला, दूसरा हाफ ईयर अलग निकाला, तो टोटल टाइम 1 ईयर था। सिंपल इंटरेस्ट में भी टोटल टाइम कितना था, 1। तो दोनों में टाइम भी सेम था। तो अब आपको इसमें करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में से डिफरेंस बोला था, तो डिफरेंस मीन्स माइनस। तो हमने यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करा और इक्वल टू में डिफरेंस वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी वो 180 हमने यहाँ लिख दी। CI क्या है, CI है 41x अपॉन 400 माइनस SI की बात करें तो SI है 1x अपॉन 10 इक्वल टू 180। अब आप LCM लेंगे, 400 और
10 का, तो 400 और 10 का एलसीएम 400 होगा। 41x माइनस 10 के टेबल में 400 जो है वो 40 टाइम आता है। 40 इंटू 1x विल बी 40x इक्वल टू 180। ये डिवाइड वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 180 मल्टीप्लाई 400 हो जाएगा। और 41x में से 40x को जब माइनस करेंगे तो 1x बचेगा। अब 1x का मतलब x ही होता है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, राइट हैंड पे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। एक है 180 और एक है 400, तो 18 इंटू 4 करते हैं तो 72 होता है। और जो लास्ट की 3 ज़ीरोज़ हैं वो लास्ट में आ जाएंगी, तो x आ गया 72,000। अब ये x क्या था, अगर आप देखें यहाँ पर हमने लेट करा था प्रिंसिपल x, तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू x मान रखी थी, जिसका आंसर हमारा आ चुका है कितना, 72,000। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट। आपको यही बताना था कि आपने कितनी मनी लेंट आउट मतलब उधार दी थी। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आ गया आपका 72,000। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में बोला है ए मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट दैट हिज मशीन डेप्रिशिएट बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू इन द बिगनिंग ऑफ ए ईयर। क्वेश्चन में कहा है मैन्युफैक्चरर ने एस्टिमेट लगाया कि मशीन की जो कॉस्ट है डेप्रिशिएट का मतलब घट जाती है, कब, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, किसी भी ईयर के बिगनिंग में 15% उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। आपको फाइंड करना है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे जो हमें ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करनी है मशीन की वो x है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, हम एज्यूम कर लेते हैं x। अब इन्होंने बोला था हम जो है सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर वर्क करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट तो हमने मशीन की मान ली है, पहले साल की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला था मशीन की कॉस्ट डेप्रिशिएट मीन्स कम हो जाती है 15%। कब हो जाती है 15%, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कोई सा भी ईयर अगर शुरू होता है तो हर साल शुरुआत में मशीन की कॉस्ट 15% घट जाती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ईयर में निकालेंगे कितनी वैल्यू घट जाएगी। यहाँ पर घट जाएगी का मतलब डेप्रिसिएशन, तो हम यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना होगा फर्स्ट ईयर में। तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, पहले साल में मशीन की कॉस्ट कितनी घट जाएगी वो यहाँ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में बोला था कि 15% घट जाएगी, तो 15% किसका लेंगे, 15% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या थी यहाँ x, तो 15% ऑफ x लेंगे तो 15x अपॉन 100। तो ये वो रुपीज़ आ गए जो कम होंगे, किस में से कम होंगे, मशीन की कॉस्ट में से, जो कि x है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएशन। प्राइस मीन्स कीमत, कौन सी कीमत, आफ्टर डेप्रिसिएशन। आफ्टर डेप्रिसिएशन मीन्स घटने के बाद जो प्राइस है वो। तो ओरिजिनल तो x थी, क्वेश्चन में हमने गिवन नहीं था तो हमने एज्यूम करा था ओरिजिनल कॉस्ट x, उसमें से माइनस कर देंगे कितनी परसेंट वैल्यू घटी थी, 15% घटी थी, और 15% हमने यहाँ निकाला है 15x अपॉन 100। तो ये वैल्यू हम इसमें से 15x अपॉन 100 को क्या कर देंगे माइनस। तो कितना डेप्रिसिएशन हुआ था वो वैल्यू हम टोटल वैल्यू में से यहाँ माइनस करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर एलसीएम तो आ जाएगा 100। 1 के टेबल में 100 बार आता है, 100 इंटू एक्स विल बी 100x माइनस 100 के टेबल में 100 1 बार आता है, और 1 की 15x से करेंगे तो आंसर 15x आएगा। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, 100x में से 15x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 85x अपॉन 100। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, मशीन की प्राइस आफ्टर डेप्रिसिएशन मीन्स घटने के बाद कितनी बन गई थी। तो ये तो फर्स्ट ईयर के लिए वर्क करा। तो फर्स्ट ईयर में हमने सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट x थी, उसमें हमने 15% निकाला, कितना होता है, तो 15% निकालने के बाद हमें पता चला कि इतनी प्राइस उसकी कम हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हमने ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या कर दी, कम कर ली, और यहाँ पर बता दिया कि ये वो वैल्यू है जो घटने के बाद बन गई है। अब आपको क्या करना है फॉर सेकेंड ईयर। अब बात करते हैं दूसरे साल की। दूसरे साल भी यही चीज़ होती है क्या, क्वेश्चन में बोला था कि डेप्रिशिएट हो जाती है मशीन की कॉस्ट कब, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कोई सा भी ईयर अगर बिगिन होगा तो उसमें 15% वैल्यू मशीन की घट जाएगी। तो अब ये जो है
यहाँ पर सेकेंड ईयर बिगिन हो रहा है, न्यू ईयर बिगिन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन फाइंड करना है सबसे पहले तो, कि कितनी घट जाएगी कीमत डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। पहले हम पता करेंगे कि मशीन की कॉस्ट जो है वो कितनी घटी है सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में कितनी घटी है वो तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था यहाँ पर 15x अपॉन 100। अब हम सेकेंड ईयर में निकालेंगे कि मशीन की कॉस्ट कितनी घटेगी। क्वेश्चन में बोला था दोनों ईयर्स में 15% घट जाती है, तो ऊपर भी हमने 15% निकाला था, यहाँ भी हम 15% निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 15% आएगा वो 15% आएगा जो अब मशीन की कॉस्ट है। कितनी है मशीन की कॉस्ट, 85x अपॉन 100। पहले x रुपीज़ थी मशीन की कॉस्ट, फिर उसमें इतने रुपीज़ कम हो गए, तो कम करने के लिए हमने क्या करा, माइनस करा और निकाल दिया कि मशीन की कॉस्ट कितनी बन गई। अब ये मशीन की कॉस्ट आ गई है फर्स्ट ईयर के एंड में, तो सेकेंड ईयर भी वही चीज़ होती है जो फर्स्ट ईयर में हुई थी। क्या हुआ था कि 15% वैल्यू घट जाती है, तो हमने भी यहाँ निकाला डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, दूसरे साल में कितना परसेंट घटा मशीन की प्राइस में। तो हम 15% हटा के अपॉन में 100 लेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 85 अपॉन 100। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये हमने जो निकाला है ये सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिशिएट हुआ है ये वो निकाला है, डेप्रिसिएशन इन द सेकेंड ईयर। क्वेश्चन में भी दिया था इफ़ इट डेप्रिशिएट बाय इतना ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। मैंने भी निकाला कि डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में कितना हुआ, और क्वेश्चन में भी दे रखा है यहाँ कि इफ़ द प्राइस ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट बाय दिस मच रुपीज़। तो क्वेश्चन में भी गिवन है और मैंने भी निकाला, लेकिन चीज़ दोनों एक ही है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इक्वल ले लेंगे। हमने फाइंड करा है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर इक्वल टू, हमने जो फाइंड करी है हमारा आंसर आया है 15 अपॉन 100 इंटू 85 अपॉन 100। बट क्वेश्चन में भी यही वैल्यू दे रखी है, तो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कितना है, तो हम उसको लेफ्ट हैंड पे लिख देते हैं 5355। इन दोनों को आपस में इक्वल लेंगे। क्यों लेंगे इक्वल, क्योंकि ये भी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है और ये भी सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है। बट फ़र्क इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन था डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का, और ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हमने खुद फाइंड करा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने इसमें, यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर एक्स लिखना भूल गया हूँ, मैं ये एक्स नोट कर लेता हूँ। ये 85x अपॉन 100 है, यहाँ पर एक्स छूट गया था, 85x अपॉन 100 यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो 100 आ रहे हैं दोनों, इसको यहाँ राइट हैंड से लेफ्ट में ले आते हैं मल्टीप्लाई में। तो 5355 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। न्यूमरेटर में जो 15 और 85 है इन्हें हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं 15 मल्टीप्लाई 85, और इक्वल में क्या रह जाएगा, सारे नंबर हटाने के बाद यहाँ इक्वल में x रह जाएगा। इन्हें कट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 0 लेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू लेनी पड़ेंगी, 3 और 5 35, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। अब 1071 आया है, इस 1071 को आप पूरा डिवाइड कर सकते हो 85 से, ये पूरा कट जाएगा 85 से डेसिमल में अगर आप करेंगे। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप 3 से कट कर लें। चलो पहले हम 3 से कट करते हैं इसे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, और 1 और 7 17, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो अब जो हमारा आंसर आया 357 आया, तो हम 357 को डिवाइड कर लेते हैं 85 से। तो जब आप 85 के टेबल से कट करोगे तो ये होगा 4.2। 85 से 357 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2, और बचेगा क्या, 100 इधर बच रहा है और 100 इधर बच रहा है, इक्वल में x। अब आप 42 की मल्टीप्लाई 100 और 100 से करेंगे तो लास्ट में ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगी। कितनी ज़ीरोज़, 4 ज़ीरोज़। इसमें डेसिमल 1 डिजिट पहले था तो हम भी डेसिमल 1 डिजिट पहले लगा देंगे लास्ट से, और इक्वल में x। तो फाइनली यहाँ पर हमने x फाइंड कर लिया। x की वैल्यू जो आई वो आ गई आपकी 42,000। अब ये x क्या था क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ x माना था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन,
तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन हमने यहाँ फाइंड करी है कितनी, 42,000। तो लास्ट में लिख देते हैं, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन जो थी वो x थी और x का आंसर 42,000 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप ट्राई करेंगे। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैन सेव 3,000 एवरी ईयर एंड इन्वेस्ट इट एट द एंड ऑफ ए ईयर। इन्होंने बोला है एक आदमी सेव करता है 3,000 रुपीज़ हर साल और उसको फिर वो इन्वेस्ट कर देता है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में इन्वेस्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर हेडिंग डालेंगे, एक फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल में क्या होता है, पहले साल तो उसका पर्सन का सेविंग करने में ही निकल जाता है। पहले साल वो जो सेविंग करता है मनी, वो कितनी सेविंग करता है, 3,000 रुपीज़। अब ये जो 3,000 रुपीज़ वो सेव करता है वो साल के एंड में जाकर इन्वेस्ट करता है। तो जब कोई मनी ईयर के एंड में जाकर इन्वेस्ट करी जाती है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो इस केस में I1 की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि उसने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करा था फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो उसने बस बैठकर सेविंग करी, वो अपने पास जोड़ता ही रहा। साल के अंत में आकर एट द एंड ऑफ द ईयर उसने वो मनी इन्वेस्ट करी। तो जो मनी उसने वो इन्वेस्ट करी है, जो पहले साल में सेव करे थे, वो उसने फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्ट करी है। तो जब फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्ट करेगा तो उस पर इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा नहीं उसे, क्योंकि इंटरेस्ट तब मिलता है जब मनी बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करी जाए। तो एंड में इन्वेस्ट करने से उस पर ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट, वो हमें नहीं मिलता। तो इसलिए जो फर्स्ट ईयर की सेविंग थी वो सेकेंड ईयर में जाकर प्रिंसिपल बन जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कुछ नहीं मिला, बस सेविंग हुई। तो पहला साल तो सिर्फ सेविंग करने में ही चला गया और उस पर्सन ने 3,000 रुपीज़ सेव कर लिए। जो पैसे उसने सेव करे वो दूसरे साल में जाकर प्रिंसिपल बन गया 3,000 रुपीज़। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम सेकेंड ईयर है तो टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर लेंगे। क्वेश्चन में हाफ ईयरली कहीं नहीं लिखा है। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से तो यहाँ पर हाफ ईयरली नहीं दिया है, तो इसलिए हम फॉर फर्स्ट ईयर फॉर सेकेंड ईयर निकाल रहे हैं, हाफ ईयर करके नहीं निकाल रहे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। तो यहाँ पर हाफ ईयरली नहीं है, इसलिए हम फुल ईयर के लिए फाइंड करेंगे। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने सिर्फ बैठकर सेविंग करी थी, इन्वेस्ट कुछ नहीं करा था। पूरा साल ख़त्म होने के बाद पैसा इन्वेस्ट करा। तो जो पैसा इन्वेस्ट करा जाता है एंड में, वो सेकेंड ईयर में ही काउंट होगा। फर्स्ट ईयर के एंड में जमा करने से क्या होता है, वो सेकेंड ईयर में काउंट होता है। तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल 3,000 हो जाएगा, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। हम इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड करेंगे, I2 P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ज़ीरोज़ कैंसिल कर लेंगे तो 30 इंटू 10 300 रुपीज़ हो जाएगा। ये जो इंटरेस्ट आया है I2, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। अब हम अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो A2 निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर लेंगे। प्रिंसिपल 3,000 था, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर 300 है। तो टोटल मनी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है, यहाँ मैंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, इसे इरेज कर देता हूँ। ये जो है 300 है, 3,000 नहीं है, तो इसे सही कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर 300। तो अमाउंट जो है सेकेंड ईयर के एंड में वो 3,300 रुपीज़ है। अब क्वेश्चन में बोला था एक मैन जो है वो सेव करता है 3,000 हर साल। तो पहले साल भी उसने सेविंग करी 3,000, दूसरे साल में भी सेविंग होगी। तो यहाँ पर मैं सेविंग भी लिख देता हूँ, सेविंग 3,000 रुपीज़ भी है। सेविंग का मतलब वो अपने पास बचा रहा था, पैसे जोड़ता रहा था।
जो भी उसको पैसे मिलते थे वो उसमें से बचा कर रख लिया करता था, और पूरे साल बैठकर सेकेंड ईयर में भी उसने कितनी मनी सेव करी, 3000 सेव करी। और ये 3300 क्या है, ये 3300 वो है जो लास्ट ईयर उसने सेव करके इन्वेस्ट कर दिए थे, उस पर अब इंटरेस्ट में मिल गई है। तो 3000 रुपीज़ तो उसने इन्वेस्ट करे थे, और इस इन्वेस्टमेंट पे उसे जो ब्याज मिली वो 300 रुपीज़ मिली। तो टोटल मिल गए उसको कितने रुपीज़, 3300 रुपीज़। और ये वो हैं जो उसने अपने पास अलग से जोड़ लिए थे, कब, सेकेंड ईयर में। क्वेश्चन में बोला था हर ईयर वो सेव करता है 3000, तो सेकेंड ईयर में भी उसकी सेविंग 3000 है। ठीक है, तो टोटल सेविंग क्या हो गई उसकी सेकेंड ईयर में, टोटल सेविंग, कब की टोटल सेविंग, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के अंत में आते आते उसकी टोटल सेविंग क्या हो गई, 3000 रुपीज़ तो उसने सेकेंड ईयर में खुद जोड़ लिए, प्लस 3300 जो है वो अमाउंट है जो पिछले वाले इन्वेस्टमेंट पर मिल गया था उसे। पिछला इन्वेस्टमेंट 3000 करा था उसने, और उस पर इंटरेस्ट मिल गया था 300, तो टोटल मनी कितनी हो गई थी, 3300। और अलग से सेविंग कितनी करी थी, 3000 सेकेंड ईयर में फिर कर ली, फर्स्ट ईयर में भी सेविंग करी थी, सेकेंड ईयर में फिर कर ली, तो टोटल कितना हो गया उसका, 6300 रुपीज़ हो गया सेविंग। अब ये जो सेविंग है सेकेंड ईयर के अंत में, ये उसको फिर दोबारा से इन्वेस्ट कर देता है। क्वेश्चन में ये बोला था कि जो भी मनी वो सेव करता है वो इन्वेस्ट कर देता है एंड में, ईयर के एंड में। तो अब जो है न्यू ईयर शुरू हो रहा है, कौन सा ईयर, फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर वर्क करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रिंसिपल, जिस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगी। तो प्रिंसिपल कितना है, 6300 है जो टोटल सेविंग थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। टाइम कितना है, 1 ईयर। इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस वाली वैल्यू पर, वो फाइंड करते हैं। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो 630 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट जो है वो तीसरे साल का है। तो टोटल अमाउंट थर्ड ईयर में कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था, 6300 प्लस इंटरेस्ट है 630। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 6930 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट आया है ये तीसरे साल का अमाउंट आया है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि वो 3000 रुपीज़ सेव करता है हर साल। तो फर्स्ट ईयर में भी सेविंग 3000 थी, सेकेंड ईयर में भी सेविंग 3000 थी, तो थर्ड ईयर में भी तो सेव करेगा, वो हर साल सेव कर रहा था। तो यहाँ पर भी लिखो कि सेविंग कितनी है, कौन सी सेविंग, सेविंग ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल में उसने कितने सेव करे थे, 3000 रुपीज़ तो हर साल सेव कर रहा था वो। तो थर्ड ईयर में भी कितने सेव करे, 3000 सेव करे। तो टोटल सेविंग क्या हो गई उसकी, टोटल सेविंग क्या हो जाएगी, जो तुम्हारा अमाउंट आया था जिसमें ब्याज भी जुड़ी हुई है वो भी है हमारी सेविंग 6930, प्लस जो उसने अलग से 3000 जोड़े हैं वो भी है सेविंग। तो टोटल हो गया 9930 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैन बोरो 10,000। बोरो का मतलब ये प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज एट ए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर की वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। फर्स्ट ईयर के लिए वर्क कर रहे हैं तो टाइम की वैल्यू जो ली जाएगी वो 1 ईयर ली जाएगी। हम यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड करेंगे फर्स्ट ईयर का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो फॉर्मूला लगाएंगे, 2 zeros कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनली यहाँ पर इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 500। अब इंटरेस्ट निकलने के बाद अमाउंट तो निकला करता है, अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 10,000 जो उसने उधार लिए थे, प्लस इंटरेस्ट है 500।
तो टोटल हो गया 10,500 रुपीज़। तो दिस मच मनी मैन हैज़ टू पे। 10,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन उसका उधार इंटरेस्ट मिलाकर कितना बैठ गया 10,500। अब ये मनी उसको पे करनी है, लेकिन उसके पास इतने रुपए हैं नहीं। तो वो क्या करता है, क्वेश्चन में कहा है ही रिपे 35% ऑफ द सम बोरोड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। इन्होंने बोला 35% सम बोरोड, रिपे का मतलब लौटा देना, तो हम यहाँ लिखेंगे ही पेड। उसने पेड का मतलब लौटा दिए। क्या लौटा दिए, जो भी उसने बोरो करा था। क्या करा था बोरो, 10,000 रुपीज़ बोरो करा था। इस बोरोड वाली मनी का कितना परसेंट, 35%। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि 35% कितना होता है। बोरोड वाली मनी थी 10,000, तो 35% ऑफ 10,000 फाइंड करेंगे। परसेंट हटाने से डिवाइड में 100 आता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 10,000। लास्ट टू जीरोस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल होगी, तो यहाँ पर हमें पता चल गया 3,500 रुपीज़ उसने क्या कर दिए थे, पे कर दिए थे। अब जब कोई पर्सन मनी पे कर देता है तो वो मनी उसमें से क्या हो जाती है, कट जाती है, लेस हो जाती है। तो बैलेंस निकाल लेते हैं, मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट, कितनी मनी बच गई। 10,500 रुपीज़ का उसका अमाउंट का बिल बना था, जिसमें से उसने 3,500 रुपीज़ पे कर दिए। तो इनको माइनस करने के बाद 7,000 रुपीज़ का बैलेंस अभी बाकी है जो उसको लौटाना है। तो अब वो पर्सन सिर्फ 35% लौटाता है, लेकिन पूरा नहीं दे पाता, तो उसका उधार कितना बच जाता है, 7,000 बच जाता है। तो अब वो जो बचा हुआ अमाउंट है 7,000, वो नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो दूसरे साल में जो मनी उसने नहीं लौटाई, अब उस पर ब्याज लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। तो प्रिंसिपल किस पर, प्रिंसिपल क्या हो गया 7,000, क्योंकि इंटरेस्ट अब 7,000 पे लगना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 5%। टाइम 1 साल लेंगे, 1 ईयर। अब यहाँ पर I2 फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सारी वैल्यूज़ ले ली हैं हमने, P की भी, R की भी और T की भी। ज़ीरोस कट करेंगे, 7 5 जा होता है 35, तो 350 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो टोटल मनी जो है, जिसको हम अमाउंट कहते हैं, सेकेंड ईयर का अमाउंट A2, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल क्या है 7,000, इंटरेस्ट क्या है 350, इन्हें ऐड करेंगे तो 7,350 रुपीज़ बन जाएगा अमाउंट। कौन सा अमाउंट, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो ये वो सारा अमाउंट है जो उसे सेकेंड ईयर के एंड में पे करना है, लौटाना है। लेकिन वो इस बार भी सारी मनी लौटाता नहीं है। वो कितनी लौटाता है, 42% ऑफ द सम बोरोड लौटा देता है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो हम लिख देते हैं ही पेड। उसने इस बार कितने पे करे, 42% ऑफ सम बोरोड। बोरोड का मतलब जो उधार लिए थे, उधार तो उसने 10,000 लिए थे, तो 42% किसका लेंगे हम, जो उसने बोरो करे थे 10,000 रुपीज़। तो 42 अपॉन 100 इंटू 10,000। लास्ट टू ज़ीरोस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹4,200। ये जो आया है ये वो मनी आई है जो उसने लौटा दी थी, पे कर दी थी। तो पे करने के बाद बैलेंस कितना बचा ये देख लेते हैं। बैलेंस, टोटल मनी जो उसे पे करनी थी 7,350 पे करनी थी, जो अमाउंट आया था, लेकिन उसने दिए कितने हैं 4,200। अब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस अभी बचा हुआ है जो उसे पे करना है वो है 3,150 रुपीज़। तो दिस मच बैलेंस इज रिमेनिंग, जो उस मैन को पे करना है। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मच मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का एंड, अभी तो थर्ड ईयर शुरू ही नहीं हुआ, तो एंड कहाँ से कर दें, पहले तो आप थर्ड ईयर लिखो, फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए। प्रिंसिपल क्या लिया जाएगा, ये जो बैलेंस है, बैलेंस कितना था 3,150, ये प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 5% दिया था। टाइम 1 ही साल चलेगा, 1 ईयर। इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर I3। I3 का फॉर्मूला लगाएंगे P
मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, 0 कैंसिल हो जाएगी। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दें 315 की और 5 की, तो 315 इंटू 5 होगा 1575, और डिवाइड में क्या है 10, 10 में एक ज़ीरो आ रही है तो हम डेसिमल लगा देंगे 157.5 रुपीज़। तो दिस मच इज़ द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर आ गया। इंटरेस्ट के बाद अमाउंट भी निकलेगा थर्ड ईयर का। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड। प्रिंसिपल है 3150, इंटरेस्ट है 157.5। अब हम इन्हें ऐड करेंगे 3150 को और 157.5, इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3,307.5 रुपीज़। तो दिस मच इज़ द अमाउंट विच मैन हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो तीसरे साल के अंत में उस आदमी को कितने रुपए पे करने हैं, ये अमाउंट है, तो यही वैल्यू उसे पे करनी है। तो क्वेश्चन में बोला था कितनी मनी वो पे करे टू क्लियर द डेप्ट। डेप्ट का मतलब ताकि जो सारा उधार उसके ऊपर है वो क्लियर हो जाए। तो अमाउंट थर्ड ईयर में बन रहा है 3,307.5, तो यही वो मनी है जो उसको पे करनी है। तो ये क्या है? ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।